नाम से जनाब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। जुमेरात है ना आज, तो जुमेरात को आपकी नौकरी आपकी खिदमत में हाजिर होना करार पा गया है। ठीक है जनाब, जिसकी वजह से मैं आ गया हूँ और कैमरा के पीछे भी शहजादे आ गए हैं, सवाल लिखने वाले देने वाले हम सब आपकी टीम में हाजिर हो चुके हैं। जनाब बड़ी मेहरबानी। आज यूनानी कवानीन, इमिग्रेशन यूनान की क्या कहती है और हालात हाज़रा क्या कहते हैं, ये दो नुक्ते होते हैं जो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बहुत इबहाम और बड़ी संगीनी वाला मामला, दो नुक्ते हैं, एक तो बले बेहोशी वाला है और एक उन 3 हफ्ते यानी कि 1 जुलाई 2020 से 19 जुलाई 2020 के दौरान जिनको यूनानी कानून ने यह रास्ता दिया कि आपने कवानीन जो हैं, आपने पेपर्स जो हैं वो रीन्यू कराने के लिए अपॉइंटमेंट ले लें। लोगों को आगाही नहीं हुई, आप आगाह नहीं हो सके, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर के पेपर्स तकरीबन रीन्यू होने से रह गए हैं, यानी कि कानूनी शिक के तहत वो पेपर्स ना रीन्यू हैं और ना ही वो रीन्यू हुए और ना कानून ने उनको, जिस तरह दूसरों को अभी मैं आगे चल के बताता हूँ, रीन्यू कर दिया, ना वो रीन्यू कर दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ा इबहाम था। और अब जो है मतलका 4 वजारतें जो है मौजूदा हुकूमत यूनान के हवाले से, इन 4 वजारतों ने मिलकर एक उस पर तरतीब तैयार की है और उम्मीद है सबसे पहले आपको, क्योंकि ये सबसे संगीन मसला है, कल इस मसले का हवाले से मोहम्मद इलियास के छोटे भाई मोहम्मद अरशद आए जो पाकिस्तान रह गए हैं और वो उसका भी आदिया पारामोनी आदिया दयामोनी होने के बावजूद, लीगल कार्ड होने के बावजूद वो सफ़र नहीं कर सकते थे। इलियास साहब को और उन हज़ारों को जो इस 1 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के दरमियान हैं, उनको इंशाल्लाह ये खबर देता हूँ कि बहुत जल्द आपको प्रेफरेंस देकर जो है वो आपके कार्ड को आपको रीन्यू करने का रास्ता दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मुबारक की बात है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि ताहाल इस पर वकाला ने भी जो है वो सर उठा के मुंडे कंधे उठा दिए थे कि भाई मैं क्या करूं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इंशाल्लाह अब इस पर बहुत जल्द कानून जो है वो सामने आ जाएगा, तशरीह और तफसील के साथ और अमलन। अच्छा, नीली बेहोशी के हवाले से भी मामला मैंने आपसे पूछा था 2 दिन कबल, क्योंकि वो पता है ना कि मैं जो भी कोई काम करता तो उस पर कमेंट्स आपके नीली बेहोशी नीली बेहोशी नीली बेहोशी, तो सर माथे पर जनाब आप और आपकी नीली बेहोशी। आप इंशाल्लाह बफज़ल ताला उस ये जो नया वजारती हुक्मनामा आ रहा है उसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक तो नीली बेहोशी वालों को आने का रास्ता देना और एक जो पारातासी होती है। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा था कि आप अगर हाँ में हाँ मिलाएं, अगर आप तैयार हो, पाकिस्तानी कौम के साथ दूसरी कौमें भी तैयार हो, तो मैं इंशाल्लाह बफज़ल ताला इस पर बहुत जल्द एक मीटिंग कॉल करने लगा हूँ, एक कॉन्फ्रेंस करने लगा हूँ कि अगर आप रेडी हैं, मैं रेडी हूँ, हम सब रेडी हैं, तो नीली बेहोशी वालों के लिए पहले कॉन्फ्रेंस करेंगे, खुली मीटिंग करेंगे और उसके बाद एक बहुत बड़ा इज्तिमा, जिससे एहतजाजी जुलूस भी आप कह सकते हैं, वो करेंगे। इसमें अभी तक आपकी राय मुझ तक नहीं पहुंची, लेकिन मुझे यकीन है कि जो ही मैंने वो चढ़ाया तो गवर्नमेंट के जो अच्छा नाम दे लेते हैं, यार सज्जन जो होते हैं, उन्होंने फौरन कहा जनाब अब जितनी ताखीर हो गई, जल्दी करें वरना वो जुलूस निकलने लगा है, लोग बाहर निकलने लगे। जुलूस का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जुलूस का मतलब ये है कि अगर हुकूमत वक्त ने आपका कोई काम सर्द खाने में डाल दिया है तो किस तरह हमने यूनानी जमातों ने मिलकर उसको झंझोड़ना है। ये इनका अच्छापन है, ये यहाँ की हुकूमतों का बड़ा अच्छापन है कि जब इनको झंझोड़ा जाता है तो ये काम करते हैं और फौरन समझते हैं कि भाई ये मसला जो है ये बड़ा अहम और ज़रूरी मसला है, इसको फौरी देखने की ज़रूरत है। ये इनका अच्छापन है और यूनानी कानून में चूँकि इसका रास्ता दिया गया है, इसलिए बड़े एहतराम से डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं उनमें एहतजाज को, जुलूस को, मुतालबे को अपना राइट कानून कहता है कि सबसे बड़ा पर्चा दर्ज कराना है तो जुलूस निकालें। तो हमने जनाब ये सारा, मैंने यूनान हुकूमत के सामने ये पर्चा दर्ज कराना है कि मेरे वो बच्चे,
मेरे वो भाई, मेरे वो साथी काबिल शाद एहतराम पाकिस्तानी जो 8 माह 9 माह 10 माह 1 साल से पाकिस्तान में है, बेरोजगार हैं, वो वहाँ सख्त तंगी और तकलीफ में हैं, उनको वहाँ जो परेशानी है वो मेरी परेशानी है और हम सब ने फौरी तौर पर इस परेशानी का हल निकालना है। हुकूमत वक्त हल निकाले, बसूरत दिगर हम हज़ारों लोग जो हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कौम का मसला नहीं, यूनान में बसने वाले अफ्रीका तक, अरबो अजम तक जितने बच्चे हैं उन सब का साझा मसला है। तो इस साझे मसले को इंशाल्लाह बहुत जल्द हल करेंगे। मैंने जो ही ये वीडियो चढ़ाई तो हुकूमत के जो यार सज्जन दोस्त, उन्हें कोई अच्छा नाम दे ले, बुरा नाम मैं देना नहीं चाहता, तो उन्होंने कहा बड़ा खतरा, खतरे की घंटी बज गई जी, जावेद असलम खलो गया जे, उन्हें काम शुरू कर लिया। हाँ, क्यों ना करूँ, इंशाल्लाह खुदा ताला करना है और करेंगे। अच्छा, इसमें अब कवानीन में सवाल आपके आएंगे, मैं देखूंगा, जवाब दूंगा। हसीबुर रहमान है, कैमरे के पीछे अहमद भी आगे हैं और मियाँ वैश भी, सारी टीम आ रही है इंशाल्लाह। कानून के हवाले से दो जो है वो आपको पारातासी 2 एक्सटेंशंस, 2 नोटिफिकेशन दिए गए थे, वो सुन लीजिए कि जो एक्सटेंशन पहली थी ना, उस एक्सटेंशन में ये कानून ने कहा था कि 1 दिसंबर 2019 से लेकर 31 जून तक जिनके पेपर्स किसी भी किस्म के हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, वो सारे के सारे पेपर 31 दिसंबर 2020 तक कार आमद हैं, वैलिड हैं, चाहे उन पर तारीख ख़त्म हो चुकी हो। दूसरा कानून आया कि 20 जुलाई के बाद दिसंबर तक ख़त्म होने वाले पेपर 8 माह के लिए कार आमद कर दिए गए हैं, यानी कि आप में से किसी का कोई पेपर भी इनवैलिड नहीं, ख़त्म, तनसीख नहीं, बल्कि सारे के सारे वैलिड हैं, सिवाय 1 जुलाई 2020 से लेकर 19 जुलाई, और उनका भी हाल इंशाल्लाह खुदा ताला बहुत जल्द आ रहा है और उसमें इंशाल्लाह आपको प्रेफर किया जाएगा। ये जनाब कवानीन है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए। अब चलते हैं, मामला ये है कि पाकिस्तान कम्युनिटी, पाकिस्तानी कौम, इसने क्या किया। 2002 में छोटा सा एक मामला है। 2002 में पहली दफ़ा यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी कौमियों ने, पाकिस्तानी नौजवानों ने, बुजुर्गों, माओ बहनों, बेटियों ने खींच के मुझे इलेक्शंस में ले आए। तो मैंने 2002 में पहला इलेक्शन शामिल होकर आपकी मदद से, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से इलेक्शन में शामिल हुआ और 2002 से लेकर 2020 18 साल मुसलसल 18 साल से ऐसी मुसीबतें, ऐसी आफतें, ऐसी आजमाइशें आई। मैंने अपनी आंखों से खून देखा, कत्लो गारत देखी, खौफ देखा, लहू में डूबे अपने बच्चे, अपने भाई देखे, खरीसी अवगी को देखा, मुख्तलिफ ऐसे मनाज़र देखे और लाखों करोड़ों अरबों रुपयों को देखा, यूरोस को देखा कि सारी दुनिया के जो मामे हाँ बनते हैं, MI6 से लेकर दुनिया की एजेंसियाँ, उन्होंने कहा जावेद असलम या तुम्हें मार देंगे या करोड़ों अरबों रुपए यूरोस ये ले लो और अपनी ज़ुबान बंद करो। अल्लाह ने मुझे आपकी दुआओं से महफूज रखा और मैं फिर चलता रहा। सबसे पहला मामला जो आ गया पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के सामने, वो 28 पाकिस्तानियों के अगवा का मामला था। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन एजेंसियाँ थीं और दूसरी तरफ मैं और आप थे। अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, वरना मुसलसल 4 साल यूनान में ये सबसे बड़ा मामला, खौफ और दहशत ऐसी कि हुक्मरान भी लर्ज जाएं। वो MI6 और एजेंसियाँ कहती हैं ना, हम वो हैं जिनको अगर तुम्हारे हुक्मरान पाँव से लेकर सर तक देखें तो वो कांप जाते हैं और वो करते हैं जो हम चाहते हैं। तो अल्लाह ने सुरखरू किया, अल्लाह ताला ने खड़ा रखा, क़याम किया और क़याम के बाद हमने जो है इस सफ़र को जारी और सारी रखा जब तक मजलूमों के हवाले से उनके हक और हकूक़ की बात मुकम्मल ना हो। ये जनाब जो ही थमा मामला, तो मामला थमना था कि पाकिस्तानियों का अगवा जो है, इसमें एक वजीर ने ये कहा था कि पाकिस्तानियों का ये आपस का मशगला है। तो यहाँ 3-4 साल बाद पाकिस्तानियों से अगवा कराए गए, 300 से ज़ायद अगवा किए गए। ये एक बड़ा खटन मसला था। उसके बाद एक और बड़ा संगीन मसला आ गया। साल इन मामलात को चलते रहे। फिर जनाब पाकिस्तानी मजदूरों का फैक्ट्री से लेकर, कूड़ा फैक्ट्री से लेकर, खेत खलियान से लेकर कहाँ तक
मालकान ने हमें दहशत ज़दा ना किया, जदो कोफ्ता किया। 35 दिन एक फैक्ट्री में हम रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने इन मामलात को, आपने मजदूरों की एक एक फाइल को जीता और लिया। अच्छा, खरीसी अवगी उसके बाद आ गई और मुसलसल 5 साल खून और खौफ और दहशत के मामलात चलते रहे। अल्लाह का फजल व करम ना होता तो मैं कभी इनके सामने खड़ा ना हो सकता। अच्छा, इससे भी बड़ा मामला एक आ गया। 2015 में हमने 5-6 साल मिन्नतें तरले वास्ते करने के बाद कि खुदा का वास्ता है हमारे सफारखाने, हमारे घर को इतना बेइज्जत और जलील ना करो, इसमें रिश्वत ना लो, गुंडागर्दी ना करो, पाकिस्तानी कौम से इस तरह बदमाशी ना करो, खुदा का वास्ता है। लेकिन आने वाले सफ़ीरों ने, सेक्रेटरियों ने, पासपोर्ट अफसरान ने कहा कि पाकिस्तान हमारी जागीर है, बाप और माँ के जहेज़ में आ गई थी, इसलिए जिस तरह चाहेंगे हम करेंगे। और खुदा को हाजिर और नादर जान के कहता हूँ कि मेरा दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे तकलीफ दे, सबसे मुसीबत वाला काम ये था कि 11 माह 2 रोज़ का धरना दिया। और फिर मैंने अपने वतन से वफा करते हुए 1000 मुसीबतें गले डाल ली, लेकिन वतन को लुटते हुए मैं देख ना सकता था, इसलिए बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। इसके बाद जनाब अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान यानी कि आपके इस इदारे के पास 2007 से लेकर एक स्कूल है, कम्युनिटी उर्दू स्कूल के नाम से। तो ये स्कूल फीस बिल्लाह अल्लाह की रज़ा के साथ मैं उन अपनी बहनों का, अपनी घरवाली से लेकर तमाम उन ख़वातीन का हकीकतन बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जो फीस बिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए हमारे सैकड़ों बच्चों को दर्स व तदरीस, कुरान और सब चीज़ें पढ़ाती हैं। 3 बड़े प्रोग्राम साल में, यौम आज़ादी पाकिस्तान 14 अगस्त, 23 मार्च और मजहबी त्यौहार। और अगर कभी कभार कोई बदनसीब का एक बदबख्त हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे, मेरे दीन की शान में गुस्ताखी कर दे, मेरे दीन पर कीचड़ उछाल दे, तो एक नहीं 10 दफ़ा भी साल में क़याम किया है, खड़े हुए हैं। नज़र उठा के देखें कि कोई एक ऐसा फ़र्द पूरे यूनान में, पूरे यूरोप में, कोई एक ऐसा फ़र्द, कोई एक ऐसी हस्ती पूरे यूरोप में कि कत्लो गारत के सामने, गुंडागर्दी के सामने, उन बहुत बहुत ज़्यादा संगीन ब्यूरोक्रेसी जो आपके नसीब को भी तबाह बर्बाद कर देती है, उस अफसर शाही के सामने, खरीसी अवगी जैसे गुंडों के सामने, उन मालकान के सामने जो समझते हैं कि मेरे पास माल है, दौलत है, MI6 के सामने, उन खुफिया एजेंसियों के सामने, उन दुनिया की हुकूमतों के सामने, यूरोपो अजम के सामने कोई एक ऐसी हस्ती दिखा दें जिसने इस सारे खौफ में क़याम किया हो। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान वो मुनफरिद इदारा है जिसने आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से ये क़याम किया। और इस दुआ से, इस मोहब्बत से, आपकी सपोर्ट की वजह से फिर हमने वो खरीसी अवगी जैसी अदालत, 18 अरकान असम्बली और पूरी की पूरी जमात को बैन करा दिया। अदालत आलिया यूनान जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन उन नारों से कबल 4 साल मुसलसल खरीसी अवगी गोल्डन टाउन और उसके गुंडे जब मारते थे तो एक भी यूनानी बात नहीं करता था, बोलता थी नहीं था। बस भरी हुई है, पलातिया भरा हुआ है, मजमा लगा हुआ है, 5, 7, 10 खरीसी अवगी के गुंडे आए हैं, जिसको चाहे जब चाहे मारा है। तो आप याद करें कि आपका ये भाई दिन हो या रात हो, उस करब की हालत में, उस खौफ की हालत में अल्लाह के फजलो करम से आप तक पहुंचा। और फिर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, साल नहीं, मुसलसल 10 साल इस पर काम किया। यूनानी कौम, यूनानी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन्होंने फ़ख्र समझा कि जावेद असलम मराई के साथ खड़े हों, तो फिर हमने जाके फ़तह मुबीन हासिल की। जश्न तशक्कुर है जनाब इतवार को, आपकी इस मेहनत का, आपकी इस मोहब्बत का, अल्लाह आपने का शुक्र अदा करने के लिए जश्न तशक्कुर है। उसमें आपको दावत है कि इस इतवार को इतनी बड़ी अजीम फ़तह के बाद, जिसको मैं रोज़ सुनता था, जावेद कमले ना बनो, दीवाने ना बनो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो हो गया। जो मुखालफिन कहते थे ये नहीं हो सकता, वो सब कुछ अल्लाह के फजल करम से हो गया। अल्लाह ने मदद की और हमने, मैंने और आपने करके दिखाया।
फिर एक दफ़ा कहूँगा, वो शहजादे, वो पाकिस्तान कम्युनिटी के जिम्मेदारान जिंदाबाद जिन्होंने अपने मुंह से लुकमा निकाला, खुदा की रजा के लिए काम किया, आपने काम 20 यूरो में से भी 1 यूरो 2 यूरो निकाले और कहा नहीं, पाकिस्तानी कौम की इज्जत और आबरू का फीस बिल्लाह चलने वाला ये अदारा कायम दायम रहेगा और हम इसको चलाएंगे। और आपने चलाया और आपको अल्लाह ताला जज़ाएं दे। जश्न की बात कर रहा था, अल्लाह ताला के शुक्र की बात कर रहा था। 18 अक्टूबर इस इतवार को, आज जुमेरात है, कल जुमा और हफ्ता 2 दिन है। पलातिया विक्टोरिया के करीब एक बहुत बड़ा सिनेमा हॉल है और उस सिनेमा हॉल में त्रियानोन नाम है, विक्टोरिया के बिल्कुल करीब है, अखरोन की सिमत त्रियानोन सिनेमा हॉल है। तो उसमें मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप भी आना पसंद करेंगे तो फिर आएंगे, लेकिन पहले नाम का इंतराज कराएंगे। पता ना वो कोरोना वायरस की वजह से मखसूस सीटें हैं। इसमें मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि इसको यूनानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रही है। यूनानी सिविल सोसाइटी कह रही है कि जावेद असलम, जो तुमने किया, जो तुम्हारे वकला ने किया, जो तुम्हारे बयान ने, जो तुम्हारी गवाही ने किया, वो कोई और ना कर सका। इस पर मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ और यूनानी सिविल सोसाइटी का भी। देखिए ना कितनी दूर हैं हम, तो फिर भी ये सोसाइटी, ये जो प्रदेश में है, ये हमारे साथ खड़े होकर फिर हमारे सपोर्ट भी करें, मदद भी करें, मामनत भी करें और फिर हमारा शुक्रिया भी अदा करें। तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। जनाब अपना नाम इंदराज करा दीजिएगा जिस साथी, जिस भाई ने इसमें शामिल होना है। जश्न तशक्कुर में कसीर तादाद में होंगे, ग्रीक बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस वगैरह हो रही है, तो उसमें बुनियादी तौर पर मैं और यूनानी हमारे वो वकला जिन्होंने 7 साल मुसलसल शहजाद लुकमान के और हमारे 600 पाकिस्तानी जिन पर जुल्म ज़्यादती हुई उनका केस लड़ा और बिल आखिर 7 अक्टूबर को फतह मुबीन हासिल हुई। कल जनाब ये फैसले आए हैं जिनमें इन फैसलों में नस्ल परस्तों को सजाएं दी गई हैं। अच्छा, ये सजाएं जो हैं ये सबसे पहले पाब्लो फिशा के कत्ल केस के हवाले से रुपाकियास जो है, और इसमें तकरीबन 6 अफराद हैं। रुपाकियास पाब्लो फिशा के हवाले से इनको इशोविया हुई है, यानी कि पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर रहना। सोविया यूनानी कवानीन में सबसे ज़्यादा बड़ी सज़ा है और ये इनको हुई है। उसके बाद 15 साल सज़ा हुई है जो है एक फ़र्द है, इसी का पाब्लो फिशा कत्ल केस का हवाले से है। फिर इनके 7 मरकज़ी अराकीन को 13 साल सज़ाएँ हुई हैं। उसके बाद 4 साल 11 साल सज़ाएँ हुई हैं उन 2 अफराद को जिन 2 अफराद ने इसमें साजिश में हिस्सा लिया, यानी कि कमो बेश ये तकरीबन 37 अफराद हैं, टोटल 54 अफराद हैं। और नंबर 4 पर शहजाद लुकमान के कत्ल केस में दोबारा स्टेरियोपुलो और लियाकोपुलो को गैंग क्राइम में दोबारा, यानी कि कत्ल और गैंग क्राइम रोजाना करना, उसमें दोबारा 6 साल सज़ा हुई है। अब ये 54 अफराद हैं, वैसे 69 ये अफराद थे और इसकी तफसील काफ़ी लंबी है। अखबारात, आज के अखबारात ने ये सारी सज़ाएँ जो हैं इसकी तफसील बताई है। तो फिर एक दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि पूरी की पूरी जमात जो है उसको बैन भी कर दिया गया है। उसके 13 अरकान असम्बली और मुख्तलिफ कातिल जो है दोबारा जेल में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। अब अदालत आलिया इनको अपील का हक देती है या क्या रुख इख्तियार करती है, अभी ये फैसले बाकी। अच्छा जी, अगर सवाल आ गया हो तो आपने लिखा हो तो हसीबुर रहमान, जब सवाल आ जाए आप तशरीफ़ ले आइए और देखिए हसीब इस तरफ कौन से साथी। अहमद आप आए हैं या अवैस आए हैं या कोई और साथी आए हैं? अहमद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद खुश आमदीद। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? तैयारी कर लें, सवाल लिख लें, बैठे तो फिर इंशाल्लाह जो ही आप तैयार हो जाते हैं, ठीक है, आप देख लें और जो ही तैयारी हो जाती है। अहमद आ गए हैं जनाब। अहमद के कैंप में भी वो बना हुआ था मामला, तो पेपर ले लें, कागज़ ले लें, अगर सवाल आ जाए तो फिर इंशाल्लाह वो कर लेते हैं। अच्छा, आज इधर खड़ा इसलिए हुआ हूँ, वजाहत करता चलूँ। ये दरवाज़ा है, बाहर मेन गेट है और दूसरा कमरा है। असल में हसीबुर रहमान आप इधर आ जाओ। आप मेरा है वो लाइट चली गई है जहाँ, अगर आप समझते हैं तो इसको ऊंच नीच करनी पड़ेगी या इधर ही ठीक है? अच्छा, हसीब कह रहे हैं बड़े अच्छे आ रहे हैं इधर ही, तो इधर ही ठीक है। अच्छा जी, असल में अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नौजवान, कैसे हैं? खुश आमदीद, बैठे तशरीफ रखें।
अच्छा, नौजवानों की जनाब अब आमद हो चुकी है इंशाल्लाह फजल ताला। तो इसमें जनाब आप सवाल आपके आ जाएंगे और मैं इंशाल्लाह इस सिलसिले में फिर कर दूँगा। अच्छा, फिर दोबारा बताता चलूँ कि 1 जुलाई से लेकर 2020 के दौरान 19 जुलाई वाले अफराद, ये एक इंतहाई ख़तरनाक मामला था। उसके सिलसिले में हुकूमत यूनान ने यकीन दिलाया है कि आज कल इन दिनों में इस पर अमलन काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि उन लोगों के पेपर रिन्यू हो सके। असल बात ये है, हकीकत ये है कि वो पेपर ऐसे थे जैसे ख़त्म हो गए और ख़त्म हो चुके, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा जो है इस सिलसिले में एक बहुत अच्छा जो है रास्ता सामने आने को सुनने को मिल गया है। अच्छा, पारातासी होती है, पारातासी का भी एक मामला पता है ना आपको, हर साल पारातासी होती है नवंबर के आखिरी हफ्ता या दिसंबर के 15 दिसंबर से कबल और नीली बेहोशी वाले मुमकिन है उसमें जल्दी पारातासी करके हुकूमत वक्त उनको रिलीफ दे दे। लेकिन एक बात यकीनी है, अल्लाह ने चाहा तो भले बेहोशी वाले तमाम के तमाम अफराद साथी आएंगे, चाहे जलसा करें, जुलूस करें, मीटिंग्स करें, उनको जोड़ें। किस तरह ये करना है, किस तरह ये मुमकिन होना है, चूँकि पहले दूसरे मामला थे खरीसी अब्यूज़ की अदालत और मुख्तलिफ एमरजेंसी मामला थे। अब इंशाल्लाह आपके मामले को तकरीबन आज चौथा पाँचवा दिन है जो मैं पूरी तवज्जो से सियासी जमातों से डिस्कस कर रहा हूँ और इसमें इंशाल्लाह हम मामले को जारी और सारी किए हुए हैं। अच्छा, और कोई बात मैंने मीटिंग में क्या जारी की है? अच्छा, असाइलम के हवाले से जिन शहजादों के पास असाइलम है, अच्छा एक मैं गुजारिश करता चलूँ, बराए मेहरबानी जो ये मामलात अब कोरोना की वजह से ऐसे हो गए हैं कि बड़ी ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ कि वकील से ज़रूर रब्ता रखें। असाइलम का मामला जो है उस हवाले से 16 तारीख तक, 16 अक्टूबर, इस माह के 16 अक्टूबर तक पीरियड सरकार उन्होंने ऐलान किया था, यानी कि 19 को अब दोबारा वो खुलेंगे। अच्छा, इसमें ऑनलाइन चेकिंग का भी सिस्टम मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मुश्किल क्या है, अक्सर बेशतर साथी ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। अगर चेक नहीं कर सकते तो आप सबसे मैं ये गुजारिश करता हूँ, अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट, अपना रंदेवू, अपना वक्त तय नहीं कर सकते तो फिर किसी वकील से रब्ता कर लीजिए या किसी ऐसे नौजवान से थोड़ी दोस्ती बना लें, करीब हो जाए, जो नेट को, कंप्यूटर को थोड़ा सा चलाता रहता है और फजूल चीज़ें देखने की बजाय आपस में एक दूसरे साथियों की मदद करें ताकि जो नहीं चला सकता वो दूसरे को मदद करके जनाब ज़्यादा फ़ख्र करने वाला रास्ता इख्तियार कर लें। ये बड़ी मेरी भी गुजारिश है। अच्छा जी, अब सवाल आने से पहले ये कुछ लिंक है, लेकिन लिंक तो पता है ना, जब आप बुनियादी जो लिंक है ना, बुनियादी लिंक जो है ये applications.migration.gr है, application.migration.gr है। ये बुनियादी आपने किसी भी किस्म के हवाले से कोई एप्लीकेशन करनी है, टाइम अपॉइंटमेंट लेनी है, आपने पेपर्स चेक करने हैं, नया कोई पेपर भेजना है या आपका कोई कुरियर आपने भेजना है, तो सारे के सारे के हवाले से इसके बाद इस लिंक के बाद सारे के सारे लिंक आपको सामने मिलेंगे। लेकिन फिर मसला वही है कि भाई क्या कंप्यूटर चलाना, ऑनलाइन सिस्टम, मेल्स वगैरह करना आता है? यकीनन सबको नहीं आता, तो बहुत थोड़े लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो बराए मेहरबानी मदद करें, जो नहीं जानते, अपना पर्दा रखना चाहते हैं तो सीधा वकील के पास चला जाए ताकि वकील आपका और आप दोनों मिलके आपको के हवाले से जो काम है किसी खतरे में पड़ने के बगैर आप वो कर सकें। अच्छा, एक और ये चीज़ मेरे सामने आ गई, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, परसों मुझे मेगारा से ना एक फ़ोन आया, एक ग्रीक फल था, तो मुझे अच्छा लगा उसका ये एहसास करना, उसका बात करना। उसने सुबह बहुत सुबह थी तो मुझे उसने फ़ोन किया, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं, आप पाकिस्तानी कौम के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप बात करें, बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया, आप क्या बात करना चाहते हैं? तो उसने कहा सुबह हम शहरी केस से लेकर जब सफ़र करते हैं रोड्स पर
तो अक्सर व बेशतर आपके मशरकी लोग और ज़्यादा पाकिस्तानी लोग बाइसिकल पे जा रहे होते हैं और उस बाइसिकल पे आगे या पीछे लाइट नहीं लगी होती। तो चूंकि उस वक्त सूरज की रोशनी नहीं होती और ड्राइवर्स के हवाले से फिर बहुत बी केयरफुल ड्राइवर ही उनको बचा के गुजर सकता है, बसूरत दिगर अंदेशा होता है कि उनको कहीं किसी हादसे का शिकार ना होना पड़े। तो बराए मेहरबानी मेरी बड़ी मोहब्बाना गुजारिश है, ये दर्द दिल रखने वाले इस तरह की बात महसूस कर सकते हैं आप मेरे वो सारे शहजादे जो साइकिल इस्तेमाल करते हैं, क्रोपी से लेकर जनाब नोई नोफिता से लेकर खलकीदा अस्प्रो फिर को मेगारा तक जिस इलाका में भी, क्योंकि मुझे पता है चलान ऊपर तले जब हुए थे मोटरसाइकिलों के तो फिर आपने कहा ये रोज़ गले पै जाता है चलान, तो क्यों ना साइकिल ले लिए। हाँ जी, तो इसलिए आपने साइकिल ले लिए। अच्छा, इसमें आप बराए मेहरबानी छोटी छोटी 2 लाइट्स भी होती हैं, एक आगे लगा लें एक पीछे साइकिल के। जब आप साइकिल को चलाने लगे तो वो लाइट इशारा देती है कि कोई सवार सवारी से जा रहा है। तो लाइट लगा लीजिए, मुझे आपकी ज़िंदगियाँ प्यारी हैं, आप प्यारे हैं, और मैं उस ग्रीक का जिसके पीछे एक पाकिस्तानी भी था, एक मजदूर था, उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए आप तक ये बात पहुंचाता हूं कि जितने मेरे शहजादे साइकिल इस्तेमाल करते हैं वो आगे और पीछे एक एक लाइट लगा लें, क्योंकि वाक़यातन जब अंधेरा होता है बड़े सारे ऐसे रोड्स होते हैं जहां लाइट नहीं होती। तो अगर तो ऊपर लाइट्स लगी हो तो फिर तो सारा शफाफ नजर आता है, सिर्फ गाड़ी की लाइट से बाज़ औक़ात किनारे और दूसरा कुछ चीज़ें रह जाती हैं। आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, आपकी ज़िंदगी को खैर व आफ़ियत के रास्ते पर ले जाने के लिए ये नसीहत है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप अपने लिए इसको ज़रूर फ़िक्रमंदी से अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी, ये आपने करना है। और इस के साथ ही देखते हैं जनाब अपना जनाब आ रहे हैं हसीबुर रहमान आ रहे हैं मेरा ख्याल है, या कोई साथी सवाल आ गया तो सवाल ले आइए जनाब, बड़ी मेहरबानी। हसीबुर रहमान अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? बड़ी मेहरबानी जनाब, आप काम करके सारा दिन फिर दौड़ते दौड़ते आ गए। हाँ जी, और कैमरे के पीछे आप मोहम्मद अहमद हैं, और आपका क्या नाम है? शकलैन भी आ गए माशाल्लाह जी। हसीबुर रहमान जी, सबसे पहले तो भी मैंने पढ़ा लिख नहीं सका, मैं सवाल भाई का नाम भी पता नहीं है। वो कहते हैं कि अभी कृति नहीं जाने दे रहे, उसके लिए हम लोग क्या करें? क्योंकि कुछ लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं लेकिन वो चढ़ने नहीं देते। अच्छा हसीबुर रहमान, मसला ये है कि अल्लाह ताला भी उनको मुँह पर रहम नहीं करता। ये बहुत मुस्तनद बात है जो अपने आप पर रहम नहीं करती। तो आप गए थे मेरे साथ कृति, मैं गया था, तो फिर वो जो 100 यूरो टोटल असासा था वो भी आपने भी लगा दिया, मैंने भी लगा दिया। तो फिर जाने के बाद हमने अपने भाइयों से कितनी मिन्नतें की, कितने वास्ते किए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अच्छा, इसमें हसीबुर रहमान ऐसा है कि जब तक हम खुद अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो मेरे तो जाने का मकसद वाहिद ये था, हसीबुर रहमान के जाने का मतलब वाहिद मकसद ये था कि कृति एथेंस से 1000-1500 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें फ़िक्र थी कि हम आपके हक के लिए खड़े हों। लेकिन जब तक आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे किसी की मदद की नहीं जा सकती। जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे, मैं तो गया मदद के लिए गया, आप गए मदद के लिए गए, तो हमारे शहजादे खड़े होंगे तो फिर तो हल होगा। इस पर वो कितना दुख और कितनी टेंशन ली थी आपको पता है, और बिल आखिर हॉस्पिटल पहुंच गया था। लेकिन बात यह है कि इस मसले का मुझे पता है, लेकिन इस मसले का हल मेरे बच्चों उस वक्त हो सकता है। मोहम्मद बिलाल को कृति में खरीसी अवगी के गुंडों ने कत्ल कर दिया, मार दिया, रोज़ाना पत्थर मारते रहे घर में। जब एक फ़र्द भी उस घर में बिलाल के लिए खड़ा नहीं होगा, गवाही नहीं देगा, तो किस तरह आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँगा कि वो अमन आ जाए या आपका हक मिल जाए। मैं तो तैयार हूँ, मैंने तो सारी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी है। 2002 से लेकर अब 2020 है, हर मुसीबत के सामने खड़ा हूँ और हर मुसीबत को आंखों में आंखें डाल के देखा है ताकि आप पर मुश्किल टाल जाए और मैं उस मुश्किल को हल करूँ। लेकिन हल यही है कि खड़े होना इंशाल्लाह। अब एक फ़र्द पुलिस की मुझे कार्रवाई नहीं बताता,
کہ اس پولیس والے نے میرے پیپر پھاڑ دیے یا اس نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے یا اس نے مجھے کیا ہے. جب آپ نہیں کریں گے تو میرے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا کہ میں آپ کے کیس کو کس طرح سالو کروں. یہ فریسی ابھی کا ساری دنیا نہیں کہتی تھی نہیں حل ہو سکتا, ہو گیا نا, کر سکتا ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ بات ہے حسیب الرحمان جی. جی صاحب یہ سوال ہے میرا, کیونکہ پچھلے دن کریتی والوں کا مسئلہ حل کریں گے لیکن ان کی طلب لازم ہے. جب طلب پوری ہوگی تو پھر انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے. جتنے بھی بھائی سن رہے ہیں, کیونکہ منیدی کیمپ کے حوالے سے سنا بھی ہے, دوستوں نے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے رابطہ کیا کہ منیدی کیمپ میں بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں, یہ میڈیسن بھی نہیں دے رہے, اس کے علاوہ پھر 18 ماہ سزا بھی کر دی گئی ہے. وہ کیا اچھا جی شاید رابطہ دوبارہ بحال ہو گیا. میں نے کہا جتنی دیر رابطہ نہیں ہوتا میں یہ سب ہلالی پرچم تاریخ میں یورپ میں امریکہ کینیڈا تک کسی نے اتنے پرچم نہیں لہرائے جو ہم 14 اگست کو لہراتے ہیں, اور انشاءاللہ لہراتے رہیں گے. وطن جو ہوا, سرزمین جو ہوئی, عشق و محبت کا نام جو ہوا پاکستان, تو اس لیے پھر ہم کریں گے. اچھا منیدی کے حوالے سے کیا بات آ رہی تھی جی؟ منیدی کے حوالے سے منیدی کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ بہت پریشان ہے وہاں. کہتے ہیں کہ 18 ماہ سزا بھی کر دی گئی ہے, میڈیسن وغیرہ نہیں دیتے, تو خدا کے لیے کوئی راستہ نکالیں اور ہم پر بھی رحم کیا جائے, کچھ کریں ان کے لیے. برمان اصل میں ایسا ہے کہ اچھا سب سے پہلے تو میں پیچھے 3 دن جو ہے منیدی کیمپ میں بھوک ہڑتال کی گئی ہے 3 روز, اور کافی سارے ساتھی جو ہیں وہ مجھ سے منسلک رہے تھے, اور میں سب سے پہلے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ فالج اٹیک کے بعد بہت جب میں آپ سے کوئی گزارش کروں تو سن لیا کریں, تاکہ اس پر مجھے وہ ٹینشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ. ڈاکٹرز نے کہا کہ کام نہ کرو, لیکن آپ کی مصیبتیں دیکھ کر کام کرنے پڑتے ہیں. تو 3 دن کے بعد کل انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی. اچھا میں نے منصوبہ یہ بنایا تھا, وہ کبھی بھی تلی پر سرسوں نہیں جلتی, کبھی سنا ہے آپ نے؟ تو میں نے منصوبہ اب یہ بنایا تھا, کل یہ مکمل ہوا تھا کہ ہم جائیں گے منیدی کیمپ کے باہر اور ایک بہت بڑا اجتماع کر کے اندر سے ہمارے بھائی کوئی جنگلے بجائیں گے, کچھ کریں گے, اور ہم ان کو جھنجھوڑ کے رکھیں گے کہ یہ مسائل جو ہیں آپ کو حل کرنے پڑیں گے, یا یہ جنگلے توڑو, ہمارے بھائی آزاد کرو. اگر ان کے حقوق نہیں دے سکتے, دوائی نہیں دے سکتے, میڈیکل نہیں دے سکتے, انسانوں کا سلوک رویہ نہیں کر سکتے, تو پھر جنگلے توڑو, یہ ختم کرو یہ کیمپ. تو اس کے لیے میں نے جمعہ کو یعنی کہ کل کا منصوبہ بنایا تھا. جو ہی کل وہ فون کیا, رابطہ شبکہ ہوا, تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھوک ہڑتال ختم کر دی. اگر بھوک ہڑتال اندر سے ختم کر دیا, میں گزارش کرتا ہوں کہیں بھی آپ کوئی احتجاجی عمل کرتے ہیں کسی بھی کیمپ میں, تو برائے مہربانی اس سے 2-4 دن قبل مجھے آگاہ کیا کریں, تاکہ میں یونانی اداروں کو آگاہ کر سکوں. اب حسیب الرحمان اندر کے ہمارے بچے جو ہیں ان کا سب سے پہلے فرسٹ رائٹ ہے, پہلا حق ہے, لیکن آپ کہیں آپ پھنسے ہوئے, ایک دم آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے. دنیا میں ہر روز 10, 20, 50 مصیبتیں ہیں, اور ان مصیبتوں سے نکل کر چھوڑ کر پھر کہیں دوسری مصیبت کی طرف جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں کچھ ساتھیوں نے شکوہ بھی کیا کہ جاوید صاحب آپ آئے نہیں. اچھا یہ جو حکومت ہے نا, میں سب سے پہلے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں, یہ جو حکومت ہے نیا ڈیموکراتیہ کی, یہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ہم کسی طرح سے آپ تک پہنچ جائیں. وہ دوسری حکومت تھی سیریزا, کہ جب جاوید اسلم سارے کیمپوں میں جاتا تھا, یہ حکومت کو تو خبر ہو جائے نا کہ میں ایک بندے سے ملنے جا رہا ہوں, تو وہ آگے جیسے پاکستان میں نہیں کسی بڑی اسٹرائک کو روکنے کے لیے آگے ٹینکر لگا دیتے, یہ کہتے ہیں جاوید اسلم آ گیا تو بندوں نے ایسے جناب شیر بن جانا ہے, اور پھر جناب وہ نعرے لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, تو پھر روکتے ہیں مجھے. تو اس طرح کریں گے, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن جب بھی آپ کچھ کریں برائے مہربانی 2-4 دن, 1 ہفتہ قبل مجھے آگاہ کریں. حتیٰ کہ کسی بھی قسم کی آپ نے اسٹرائک کرنی ہے, بھوک ہڑتال ہے یا کسی بھی قسم کی, آپ کا حق ہے, یونانی قانون آپ کو حق دیتا ہے, لیکن اس سے قبل کریں تاکہ میں بھی تیاری کر لوں. اب ان بچوں کا یہ شکوہ ہے, انہوں نے ڈائریکٹ کونسل ریتھن سے شکوہ کیا کہ جاوید اسلم نے ہماری مدد نہیں کی. میرے بچوں, میں تو ساری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی ہے, اور کون ہے جاوید اسلم کے علاوہ جس نے کبھی ان سخت ترین محاذوں پر کوئی مسلح دے آتا ہے, کوئی تسبیح دے آتا ہے, کوئی چائے دے آتا ہے, یہ کام کر لیتے ہیں.
لیکن حکومتوں کے خلاف آپ کے حق میں کھڑا ہونا یہ کوئی نہیں کر سکتا، کسی نے نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے سیکھا ہے، نہ ہی ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومتوں کے جو یار ہوتے ہیں وہ آپ کے یار نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ جان لیں اور میری طرف سے معذرت اور معافی قبول کر لیں کہ بیماری کی حالت کی وجہ سے نہ لمبا فون سن سکتا ہوں۔ اگر وہ معاملہ یہ بن گیا تھا کہ ایک بچے نے فون کیا، بلال نام تھا ان کا، تو میں نے انہیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کی، تو اس نے ایک دفعہ بھی کہا مجھے پتہ ہے، دوسری دفعہ بھی کہا پتہ ہے، تیسری، یعنی کہ وہ کوئی بات سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو میں نے پھر محنت کر کے کی، میں نے کہا اگر آپ کو سب باتوں کا پتہ ہے تو پھر آپ بولیں میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ اس بات سے حقیقتاً وہ کھچاؤ کی وجہ سے نا ٹھیک نہیں ہونا، ورنہ میں تو آپ کے لیے اتنا حلیم، اتنا مہربان ہوں۔ آپ 10,000، مجھے پتہ ہے آپ میرے بچے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں مجھے پتہ ہے ہر چیز کا، لیکن ساری چیزوں کا تو نہیں پتہ ہوتا۔ تو امیر یا لیڈر یا آپ کا بڑا بھائی جو ہوتا ہے اس کی بات آپ کے لیے مفید ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہے، تو بہرحال انشاءاللہ کریں گے، لیکن اس طرح ترتیب کو مد نظر رکھیں۔ جی حسیب جی آگے ہیں جی کمال شاہ، وائٹ کارڈ لینا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا کریں؟ کمال شاہ صاحب، آپ کو پروگرام میں جی آئین و خوش آمدید کرنا کیا ہے؟ ان دنوں میں وائٹ کارڈ اپلیکیشنز بند ہے، خاص طور پر ٹائٹل میں لکھا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے خصوصی طور پر، وہ ٹائٹل تفصیل میں جائیں تو ویسے 16 تک ادارے بند ہیں، پیریوڈس اور کاتحا کی۔ اچھا، اس کا طریقہ ویسے جو ہے جرنل، آج کل تو دھڑا دھڑ اپوفاسیاں آنے کا موسم ہے کہ ہر دوسرے فرد کا، تیسرے فرد کا، چوتھے فرد کا کارڈ کینسل کر رہے ہیں۔ تو اس خطرے سے بھی پہلے آگاہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ میں تقریباً جب سے کو بتائیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور کرونا کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو اٹھا کے ایک دم 1000-2000 کو پھینک نہیں سکتے تو ایک دم اپوفاسیاں کریں گے تو کیا کریں گے، اس لیے تھوڑا ڈیلے ہے، لیکن فیصلہ ان کا یہ ہے کہ ان کو واپس بھیجنا ہے۔ بڑی معذرت سے تلخی ہے یا کڑوی ہے، سچی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچانی ہے۔ ویسے جرنل طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہے نا اسکائپ پر انہوں نے ایک اسائلم سروس کا جو ہے وہ دیا ہوا ہے، تو اسائلم سروس اردو یہ ایڈریس ہے، اس پر اسکائپ پہ آپ نے فون کرنا ہے، اور جب آپ کی کال مل جائے جو مہینوں بعد اوقات نہیں ملتی، تو پھر آپ نے جا کر اپنا کارڈ اور اس کی اپلیکیشن کرنی ہے۔ اگر آپ چھوٹی عمر کے ہیں تو پھر آپ نے لاریسا اسٹیشن جانا ہے، لاریسا اسٹیشن کم عمر بچوں کا جو ہے سینٹر ہے، اس میں آپ نے اپلیکیشن۔ جی حسین آگے ہیں جی وہاب ساحل۔ وہاب ساحل آگے ہیں، ویلکم اور خوش آمدید۔ کیا سر میری نیلی ویوو سی کی جولائی کو ختم ہو گئی ہے، کیا یہ ویلڈ ہے؟ 21 جولائی کو۔ اچھا، بڑے خطرے کے دائرے سے آپ تھوڑا سا باہر رہیں گے۔ 20 کے بعد جو ہیں ان کی ویلڈ ہے 8 ماہ کے لیے، آپ کی بھی ویلڈ ہے۔ اچھا، یہ 19 اور 1 سے یہ صرف 3 ہفتے کا بڑا خطرناک سا پیریڈ تھا، ان کے لیے بھی آپ امید باندھیے انشاءاللہ۔ جی آگے ہیں جی ذیشان علی فاضل۔ ذیشان علی فاضل، خوش آمدید، ویلکم جناب۔ میں پاکستان گجرانوالہ شہر رسول نگر گاؤں باراندری سے ہوں۔ ماشاءاللہ جی، رسول نگر، کیا بات ہے، ہمارے بڑے اچھے یقین ہے کہ آپ ہی ہمارا کچھ کر سکتے ہیں، ہم بہت بڑی تعداد میں نیلی ویوو سی والے پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ نے شہزادے نام کیا ہے رسول نگر کے شہزادے؟ ذیشان علی فاضل۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اللہ کے حکم سے، وہ کہتے ہیں تاریخ گواہی دیتی ہے، کردار گواہی دیتے ہیں، وہ اگر پچھلے 22 سال اگر ایک کام کیا ہے تو اب بھی انشاءاللہ بفضل تعالیٰ کریں گے۔ سچے کا پتہ تب لگتا ہے جب مسلسل سچ بولتا ہو۔ کھڑا ہونے والا، قیام کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جس نے قیام کیے ہو اور جس کو پتہ ہو۔ لیکن اس میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ کیا آپ کھڑا ہوں گے، کیا آپ قیام کریں گے؟ اس پہ اگلے ہفتے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک میٹنگ کی جائے۔ ویسے تو مجھے حکومت وقت نے، جو ہی میں نے پہلے آپ کو بتایا، جو ہی میں نے کہا ہے کہ ہم اس پر پریس کانفرنس بھی کریں گے، میٹنگ بھی کریں گے اور جلوس بھی نکالیں گے، تو حکومت وقت کے بانوں میں صرف اتنی سی بات سے ہلچل پیدا ہوگی ہے، نہیں جلوس کی کوئی لوڑ نہیں ہے، بس کام ہونا لگے۔ ہاں جی، جلوسوں سے کیا ہوتا ہے، جلوسوں سے کیا نہیں ہوا، یہ خریشی افغی کے جو گنڈے، جو دہشت گرد، قتل و غارت کرنے والے، اگر لاکھوں لوگ نہ نکلتے تو یہ جیلوں میں کیسے جاتے؟ عدالت عالیہ کس طرح، کس مدد سے، کس سپورٹ سے؟ یہ جلوس جو ہوتا ہے یہ سپورٹ ہوتی ہے، فیصلہ کرنے میں حکومتوں کو گھیر گھار کر اس سمت لاتی ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے، کرو اور ابھی کرو، ہم کریں گے۔
जो कहते हैं नहीं हो सकता वो बेचारे अब नहीं पे लगे रहे। दोस्ती करने वाले, पुलिस की दोस्ती करने वाले भी कभी पुलिस के सामने जाके आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि निकालो हमारा हक, वो नहीं कर सकते। जी और क्या। अच्छा चले, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये जनाब दरमियान में जो हमारा रास्ता मुनक़ा होगा। अहमद आपके पास कुछ सवाल आ गया, कुछ शहजादे बोले हैं। हाँ जी, दरमियान में जो राब्ता मुनक़ता हो गया था, बड़ी मादरत। आज अहमद हमें 2-3 हफ्ते बाद मिले। अहमद कैसे? अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, खैरियत है। तो वो क्या हो गया था जनाब, अब वो मैं नहीं पूछना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका आता पता लग जाए सफ़ीरों को मादरत से। आप सवाल डायरेक्ट करें। मोहम्मद अहमद का शुक्रिया, सिकलैन का शुक्रिया, मियाँ वैस साहब का शुक्रिया, उन बच्चों का शुक्रिया जिन बच्चों ने ये जनाब बोझ उठा लिया कि हम इंशाल्लाह बफ़ज़्ल तआला ये प्रोग्राम आपके साथ किया करेंगे। बड़ी मेहरबानी। जी मोहम्मद अहमद। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाइट कार्ड लेना चाहते हैं, कैसे मिलेंगे? ये मैं जवाब दे चुका हूँ। वाइट कार्ड के हवाले से मामला पेचीदा हो चुका है और इसके रास्ते में सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि स्काइप पे इनकी आईडी है असाइलम सर्विस उर्दू के नाम से, उस पर फ़ोन करना है। आजकल वाइट कार्ड को मैं समझता हूँ आप छोड़ दें, क्योंकि ये तकरीबन दुश्वारी इतनी है कि नामुमकिन के करीब है। लेकिन 6 माह का आदिया अरगासिया बनाने के लिए 6 माह का आदिया अरगासिया यूनान में ज़मींदारा काम करने वालों के हवाले से मुमकिन है। वो आप अगर मालिक और मज़दूर दोनों मिल के 4-5 काम है, भेड़ बकरी का काम, ज़मींदारे का काम, मछली का काम, फार्म का काम, मुख्तलिफ इस तरह के जो काम हैं उनमें 6 माह का आदिया अरगासिया बनना मुमकिन है। वाइट कार्ड से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अहम वो है कि आप वो बनवा लीजिए अगर मुमकिन है तो, अगर आप इस रास्ते से मुझ सकें। जी अहमद। और जी नेक्स्ट है जी ब्लू वीवर्सी वाले जिनकी वीवर्सी ख़त्म हो गई है, ठीक है, और वो पाकिस्तान फंसे हुए हैं, कैसे और कब आ सकते हैं? अच्छा, वो मैं ये भी इब्तिदा में जवाब दे चुका हूँ, फिर दोबारा गुजारिश करता हूँ। इंशाल्लाह बफ़ज़्ल तआला बहुत जल्द नीली वीवर्सी वाले पाकिस्तान से यहाँ आएंगे। हुकूमत वक्त ने मेरा वो जो वीडियो पैगाम मैंने चढ़ाया, उनके दोस्तों ने उनको बताया, तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस पे मैंने 4 दिन हो गए हैं काम करते, कल 5वां दिन होगा, तो आएंगे इंशाल्लाह बफ़ज़्ल तआला आप आएंगे। इसके लिए कानून, नोटिफिकेशन, वज़ारती हुक्मनामा इन दिनों में आए, बसूरत दिगर अगले हफ्ते हम इस पे एक खुली मीटिंग करेंगे और उस खुली मीटिंग में यूनानी जमातों को साथ मिला के खुली मीटिंग के बाद 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा जुलूस करेंगे ताकि हुकूमत वक्त को मजबूर करके आपका रास्ता हमवार किया जा सके। इस तरह लाएंगे जनाब आपको इंशाल्लाह। जी जी दोबारा इन्होंने लॉकडाउन करना है कि नहीं कोरोना की वजह से? अभी तक शहजादे लॉकडाउन के हवाले से कोई ऐसी वजाहत नहीं, लेकिन यूनान में कोरोना वायरस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मामलात मौजूद हैं। पिछले हफ्ता भी तकरीबन 400-450 केसेस सामने आए और ये वो केसेस की तादाद है जो पहले कभी भी यूनान में कभी नहीं थे। एक हफ्ता में 400-450 केसेस का आना बहुत बड़ी जो है ये तादाद है। जी जिनके पास वाइट कार्ड है उनके वाइट कार्ड कब तक रिन्यू हो गए हैं? अच्छा शहजादे, ये वाइट कार्ड वाले बड़ी तवज्जो से सुन लीजिए कि ये हर केस के हवाले से, चूँकि ऊपर तले इदारे बंद हुए, लॉकडाउन हुआ और मुख्तलिफ तारीख़ों मुख्तलिफ मामला के हवाले से अब भी कातिहा की पीरियड्स वगैरह असाइलम सर्विस बंद हैं 16 अक्टूबर तक। तो जब वो बंद है तो बराए मेहरबानी मैं ये समझता हूँ लाजिम है, ज़रूरी है, वजाहत कोई नहीं आने से कबल आपको 16 अक्टूबर में आप जाएं। और हर दूसरा फ़र्द, अगर आप नहीं ना जा सकते, आप किसी दोस्त से रब्ता कर लें, तो वहाँ एक पोस्टर टाइप एक चीज़ बना के वो वजाहती बयान लगा देते हैं और उसको लेकर फिर आगे का रास्ता इख्तियार करेंगे कि कब तक वैलिड हैं। ठीक है। इन छुट्टियों के दौरान एक सवाल ये भी है अहमद कि जिन नौजवानों का इंटरव्यू था, फॉर एग्जांपल 15 को, 14 को, 13 को, या पीछे जो इदारे बंद रहे हैं, अगर तो इदारा बंद रहा है तो कोई मसला नहीं, आपका इंटरव्यू दोबारा एडजस्ट करेंगे, आपको बता देंगे। लेकिन अगर इदारा बंद नहीं था तो फिर आप नहीं गए तो फिर इंटरव्यू की कोई तब्दीली नहीं थी, उसमें फिर आपको जाके पता कर लेना चाहिए। जी हाँ। अगर 7 साल के सबूतों पर पेपर जमा, 7 साल के सबूतों पर पेपर्स अभी तक जमा अक्सर पेरिफेरिया में नहीं हो रहे। 7 साल के सबूत के हवाले से कई लोगों ने ये पूछा, जावेद साहब वो कानून ख़त्म हो गया? हाँ, वो कह रही कानून ख़त्म नहीं हुआ, कानून पूरा उसी तरह जारी और सारी है, बस थोड़ा सा रुका हुआ है।
अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही और अपॉइंटमेंट के बाद आपके पेपर्स जमा नहीं हो रहे, वो भी इसी माह में मुतवक्किल है। ये दो ही एजेंडे हैं मेरे, ये जो जुलूस निकालना है या इस पे मीटिंग्स करनी है तमाम सियासी जमातों, दो एजेंडे हैं, नीली बेबसी और 7 साल कानून के हवाले से। मैंने कहा इसको फैलाना नहीं, ताकि वो कहते हैं कि एक जगह पे फोकस रहे तो काम ठीक रहता है। तो आपके काम के लिए एक जगह फोकस रख कर मैं चाहता हूँ ये 7 साल और नीली बेबसी के हवाले से पूरी यकसुई से पूरा फोकस ठीक रहे, ताकि ये मसला हल करके दम लें। जी इतना ही है जी, बड़ी मेहरबानी। ये शू शू क्यों लगाई हुई है? वैसे ही थोड़ा सा नहीं सर, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको शिफात आफरमाए, शिफा कामला। जी अपना टाइम क्या हो गया है? अपना नौजवानों से टाइम देखें। हाँ जी 5 मिनट रहते हैं। 5 मिनट रहते हैं। दरमियान में ये बड़ा डिस्टर्ब भी हो गया था, तो इस हवाले से जनाब वो 2 चीज़ें रह गई हैं। एक तो जनाब पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र, वो इदारा जो पाकिस्तानी कौम के बच्चों को तालीम और तरबियत से संवारता है, और फीस बिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि इतना बड़ा वसी स्कूल जो है हमारे पास मुयस्सर है, मौजूद है। कल इंशाल्लाह खुदा ताला इस पे मैं ऐलान कर दूंगा। पाकिस्तान कम्युनिटी उर्दू स्कूल के तमाम बच्चे सुन लीजिए कि आपका स्कूल चूँकि हर साल दिमोएथन जो है इसको रिन्यूअल देता है, तो कल से हमें आपको मुबारक हो कि आपको दोबारा आपके स्कूल की जो है क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। इस इतवार को इंशाल्लाह खुदा ताला आपको उम्मीद है स्कूल आना होगा, लेकिन हतमी सूरत ये है कि कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे। कल शाम को इस सिलसिले में आपको बज़रिया इश्तिहार या जो आपका लिंक है उसके ज़रिए आपको ये ख़बर पहुंचा दी जाएगी। बाकी भी जनाब जितने यूनान में रहने वाले माँ बाप हैं, अगर आपको अल्लाह ने फूल दिए हैं, बेटियाँ बेटे दी हैं, तो वो स्कूल ना आए तो कोई बात बनती नहीं। यानी कहीं ऐसा तो नहीं इतवार को कहते हो कि काम बड़ा है तो सो लो। देख लीजिए, अगर आपने सोने को तरजीह दे ली तो मैं जो फीस बिल्ला जाके सबसे पहले स्कूल खोलता हूँ, वहाँ सफाइयाँ करता हूँ, कूड़ा उठाता हूँ, हता कि मुझे इसमें कोई शर्म नहीं कि बाथरूम तक वाशरूम तक हर चीज़ को साफ़ करता हूँ, ताकि हमारे बच्चे वहाँ आएँ और फीस बिल्ला इस तरह की तरबियत और एतमाद पाएँ कि सारी दुनिया के सामने तन के खड़े हो जाए। क्यों करता हूँ? पागल नहीं, दीवाना नहीं, कमला नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे सेंस दी है, अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल व वसब दिया है, और ये अक्ल व वसब ये कहता है कि सबसे बड़ा नफ़ा ये है कि मेरे बच्चे, मेरी कौम सवर जाए, ताकि दुनिया में इज़्ज़तें पाए, कामयाबी कामयाबी उसका मुकद्दर बने। ये बात है, और इसलिए माँ बाप अगर सुस्ती करें तो यकीन करें इसकी कोई तोजी नहीं, इसकी कोई वजाहत मौजूद नहीं। अब माँ बाप आपने अपने गिरबान में झांक ले, मैंने तो मादरत को सख्त लफ्ज़ कह दिया तो सुनिए। अच्छा, 2 और चीज़ें हैं जनाब। एक आखिर में जश्न तशक्कर के हवाले से दोबारा याद कराता चलो कि इतवार को खरीसी अवगी के ख़िलाफ़ शहजाद लुकमान और 600 से ज़ायद पाकिस्तानियों को लहू में डुबो देने वाले वो दहशतगर्द, वो गुंडे अपने अंजाम को पहुँचे। 10 साल मुसलसल किसी ने छुरा पकड़ा हो ना, बंदूक पकड़ी हो, आपकी कनपट्टी पर रखी हो, तो फिर भी आप चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, और पूरे हौसले से, पूरे हिम्मत से। तो इसमें कोई ख़ास वजह होती है। ख़ास वजह ये होती है कि खुदा का आप पर फजलो करम होता है, और खुदा के फजल से ये जो दिल होता है मजबूत हो तो ये काम हो सकते हैं, इखलास हो तो ये काम हो सकते हैं, अपनी कौमों की खैर दिल में बसी हो तो फिर ये काम होते हैं। वरना बंदा कहता है कि मेरे मतलब ये मामला नहीं, मेरा ये काम नहीं, तो क्यों मैं छुरे डंडे और खौफ और बंदूकों और छुरों के सामने जाऊं। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जिम्मेदारी जब खुदा ने मुझ पर डाली, फीस बिल्लाह रज़ा कराना, कोई पाई नहीं, कोई पैसा नहीं, जुनून के साथ, पागलपन के साथ मैंने वो करने की पूरी कोशिश की। डरता हूँ इस दिन से कि रोज़े क़यामत मेरा खुदा मुझसे ये पूछे कि तुम जैसे काम फर्द को पूरी कौम सौंप दी तो किस तरह किया। इस डर और खौफ से दौड़ता हूँ। आप भी मेरे लिए दुआएं करें, और मैं भी दुआ करता हूँ कि मालिक मेरे अमल में कोई कोताही है तो दूर फरमा,
कोई कमी है मेरे इखलास में तो दूर फरमा। और मेरी सारी तगदो, मेरा सारा ख्वाब ये है कि मैं कामयाब कामरान मेरे मालिक तेरे सामने जवाब में आसानी के साथ खड़ा हो जाऊँ। तो मेरे मालिक मुझ पर रहम करना, तेरा रहम ना हो तो हम तो गलतियाँ कोताहियाँ करने वाले। और फिर दूसरी सबसे संगीन और सबसे सख्त तरीन मुश्किल जो मैंने देखी है वो हकीकतन ये है कि मेरी जो सफ़ीर आते हैं, जो आईने पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम के मुलाजमीन कहलाए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा मेरी पाकिस्तानी कौम के दुश्मन, रिश्वतखोर और डराने धमकाने वाले बनते हैं। और यकीन करें खलीसी अवधी हमारा इतना नुकसान नहीं कर सकी, नहीं बिगाड़ सकी जितना मौजूदा सफ़ीर से लेकर खालिद उस्मान से लेकर पीछे शफकत खान और डॉक्टर सईद महमद ने हमें डराया धमकाया और हमें पाकिस्तानी कौम को संगीन खौफ और दहशत में डुबो दिया। और ताज्जुब की बात है कि मेरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, जिसकी वफा में, जिसकी मोहब्बत में मैंने, यार ये जुर्म है कि मैंने ये महसूस किया कि दो हाथों से मेरे वतन को क्यों लूटते हो, क्यों रिश्वत लेते हो, क्यों पाकिस्तानी कौम के बच्चों को इस तरह खौफ और दहशत में डबोते हो, जबकि आपका काम है कि एक बच्चे की नौकरी करें। तो देखें जुल्म की हद और इंतहा ये है कि वतन को लूटने वाला मुहिब्बे वतन, अफसर भी और बादशाह वक्त भी, और वतन को लूटने से रोकने वाला, उसका नाम इन सारे बदमाशों ने रख दिया है कि ये मुल्क दुश्मन है। आफरीन है भैया, आफरीन है आपकी डिक्शनरी पर, आपकी इस सोच पर कि जो वतन को लूटे और लूटने वाले का साथ दे वो मुहिब्बे वतन, वो अफसर भी, वो बादशाह भी। और जो वतन को लूटने वाले चोरों को, डकैतों को, जालिमों को रोके, खुदा का वास्ता दे कि बदबख्तों मेरे वतन को ना लूटो। सफारत खाना मेरा घर है, मेरी इज्जत और आबरू का मरकज़ है, इसे चोरों का, लुटेरों का, रिश्वतखोरों का मरकज़ ना बनाओ। उसके ख़िलाफ़ और उसके साथ चलने वालों के ख़िलाफ़ दर्जनों केस, ब्लैक लिस्टियाँ, पासपोर्ट छीनना ये बना दिया गया ताकि ये लोग बाज आ जाएं। जो वक्त काबिज़ हैं मेरे वतन पर, जिनकी अथॉरिटी है, जो वज़रा आज़म को जब चाहते हैं लाते हैं, ले जाते हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आप कब्ज़ा बरकरार रखना चाहते हैं तो खुदा के वास्ते निज़ाम अदल तो कायम कर दें। यहाँ यूनान में 20 यूरो लेने वाला 5 बच्चों के साथ, 6 बच्चों के साथ उसका बेहतरीन गुजारा होता है कि आम से बल्दियात जो हैं उस फर्द को एक स्पेशल प्रोग्राम है, सोशल प्रोग्राम, उसमें कहते हैं कि हर बच्चे को 150-200 यूरो मिलेगा ताकि वो हाथ आगे करने से बाहर रह जाए। तो वो घर की बिजली से लेकर, घर के किराए से लेकर अक्सर चीज़ों का ज़िम्मा यहाँ हुकूमत वक्त ले लेती है। हुकूमतों का काम क्या होता है? और मेरे वतन में, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में, एक सफ़ेद पोश मजदूर की तरह कितनी है, तबके देखे कैसे बंदर बांट कर दिए। ये किन का कसूर है? कौन इसका कसूरवार हो सकता है? अंधा, बेवकूफ़, नालायक, जो कुछ भी नहीं जानता, वो जानता है कि जो हुकूमत कर रहा होता है हाकिम वक्त, अगर वज़ीर आज़म के पास अथॉरिटी नहीं तो उसके पीछे जो लोग हैं उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास कुव्वत है, वो इसके सारे जराइम के वो कसूरवार और वो मुजरिम। तो कह रहा था, इस बात पर अपनी बात इस दर्द के साथ मुकम्मल करता हूँ कि मेरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में 15,000 रुपये लेने वाले मजदूर भी हैं, 10,000 रुपये लेने वाले मजदूर भी हैं, और मुमकिन है भट्टा पर काम करने वाले, ईंटें भरने वाले, वो मजदूर जो पत्थर कूटते हैं, जिनका लहू और पसीना एक हो जाता है, इतनी मुशक्क़त के बाद वो 5, 7, 10, 15,000 रुपये इकट्ठा करते हैं। और आप अगर बजट का मामला देखें तो जिस घर में गोश्त ना पके, सिर्फ सब्ज़ी और दालें पके, उसका आप बजट कर लें 4-5 अफराद का, किसी गरीब तरीन घर का बजट कर लें, जो बेचारे सफ़ेद पोशी से इंतहाई कस्म पुरसी की हालत में गुजारा करते हैं, उनका खर्चा बजट ये बनेगा कि 30 से 35,000 महाना उसको चाहिए, लेता बेचारा 5 से 10,000 रुपये। तो ये क्या हुकूमत वक्त का, क्या उन उमरा का, क्या उस अफसर शाही का
یہ ذمہ نہیں کہ اپنی عیاشیوں بدماشیوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوٹے ہوئے پیسوں میں جا کے جزائر خرید لیتے ہو. سوئٹزرلینڈ سے لے کر دنیا کے سارے بینک آپ کے لوٹے ہوئے مال سے بھرے ہوئے ہیں. تو پھر آپ حاکم نہ کہیں اپنے آپ کو. آپ حاکم کہنے کے حقدار نہیں. آپ وہ غاصب ہیں جنہوں نے میرے وطن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے. لوٹتے ہیں, رشوت لیتے ہیں. جس کو چاہے چور ہو لٹیرا ہو, رشوت ساری زندگی لیتا ہو, اربوں خربوں کا میرے وطن کو اس نے لوٹا ہو, لیکن آپ کا تابعدار ہے تو وہ محب وطن ہے. آپ کے متعلق وہ بات کرتا ہے, سوال کرتا ہے, عقل رکھتا ہے, سینس رکھتا ہے کہ جناب خدا کے واسطے یہ آپ کی بلے بلے کرتے رہیں. آپ کیونکہ ویڈیو ختم ہو جاری ہے. بلے 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 آپ کے پاس مال ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, اور جو آپ کی بات نہ مانے جس طرح جب چاہیں آپ اس کو جہاں بھیج دیں. حقیقت ہے کہ بہت اچھے سینس والے لوگ بھی یہ بات, یہ راز جانتے ہیں, اور خوف کی وجہ سے آپ کے کردار پر سوال نہیں اٹھاتے. لیکن آپ ایک دن خدا کے سامنے جا کے پیش ہوں گے. آپ کا ضمیر نہ جاگے تو میں پاکستانی قوم سے, 22 کروڑ عوام سے یہ کہوں گا کہ کیا غلامی میں اس طرح کی ذلت میں بھی قومیں عزت پاتی ہیں کہ جب پتہ ہو کہ ووٹ کا, رائے کا کوئی احترام نہیں, جس کو جب چاہے اٹھائیں ٹھوڈا ماریں, اور جس کو جب چاہے لائیں بے اختیار بنا کر اس جگہ پر بٹھائیں. تو اس میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بھی غاصب, کوئی بھی قبضہ چھوڑتا نہیں, قبضہ چھڑانا پڑتا ہے. چاہے ہمیں برا کہیں بھلا کہیں, ہمیں قبضہ چھڑانا پڑے گا. 22 کروڑ میں سے اگر 10 کروڑ بھی ان کے غلام ہوں, 9 کروڑ بھی غلام ہوں, تو باقی 10 کروڑ کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم غلامی سے نکل کر آزادی کی اس حقیقت کو پا لیں جس میں سب سے پہلا درجہ انصاف کا ہوتا ہے. غریب ہو یا امیر ہو, سب سے پہلا درجہ انصاف کا ہوتا ہے. اپنے وطن کے لیے بولیں. اپنے وطن کے لیے جو ڈیفینیشنز چینج کر دی ہیں, چوروں کو وطن کا محب وطن کہنا, اور جو نیک نیت پاکیزہ ہے ان کو ملک دشمن کہنا, آئیں اس ڈیفینیشن کو تبدیل کریں. اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اپنے وطن سے عشق کریں, وفا کریں, لیکن چور سے نہ کبھی وفا کریں, نہ چور کا کبھی احترام کریں. آپ کا وطن انشاءاللہ عزتیں ساری دنیا میں پائے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اور جو نظام ظلم کا ہے, رشوت خوری کا ہے, بدماشی کا ہے, وہ مرد آباد کل بھی تھا اور آج بھی مرد آباد ہے. یزید کتنا جیے گا, ایک دن حسینیت سربلند ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے حوالے, فی امان.